गुड आफ्टरनून व्यूज़, दिस इज़ मी साइकोलॉजिस्ट आमिर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शो लेकर। जहन ठीक तो सब ठीक। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम हमारा जहन को ठीक करने और जहन में जो खदशात, जो परेशानियाँ मौजूद हैं किसी के जहन में या आपके जहन में किसी भी मामले के मुतालिक, उसके बारे में हम आपको रहनुमाई देते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करते हैं डिफरेंट डेज़ पर। और जैसे कि लास्ट हमने बात की थी सुसाइड पर, और सुसाइड पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने रहनुमाई ली थी। और इससे ही मिलता जुलता एक टॉपिक जो कि सुसाइड को लीड करता है, सुसाइडल आइडिएशन इंसान के अंदर भी डेवलप हो सकती हैं, उसके पीछे बरक्स कोई चीज़ मौजूद होती है। बहुत ही अहम टॉपिक नाजरीन जिसकी मैं आज डिस्कशन करूंगा और डॉक्टर हुमा से रहनुमाई लूँगा, वो ये है कि अक्सर औक़ात आपने देखा है कि लोग अपने घर में किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़, हत्ता के वर्बल अब्यूज़ को भी इग्नोर किया जाता है। वर्बल अब्यूज़ को इस तरह इग्नोर किया जाता है कि शायद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, गाली देना, मारपीट करना, या फिर फिज़िकल अब्यूज़ को भी इतना बच्चों में कंसीडर नहीं किया जाता। अगर कोई बच्चा बहन भाई या पेरेंट्स में उनको मारे भी तो भी उसको चुप कराया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, उसको मना किया जाता है कि शायद अभी तुम्हारा बोलने का वक्त नहीं है और शायद तुम्हें अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नाजरीन, जब कभी इस एक बच्चे के साथ, एक फ़ीमेल के साथ, एक बच्चे के साथ, जब बच्ची हो या बच्चा हो उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ होता है तो उसको दबाया जाता है, मना किया जाता है किसी के सामने बयान करने से और किसी के साथ इस बात को डिस्क्लोज़ करने से, क्योंकि असल में वो पहले से ही इन मामलात को देखता आ रहा है कि शायद ऐसी बातों को बताया नहीं जाता और शेयर नहीं किया जाता। नाजरीन, एक रिसर्च के मुताबिक 2016 में हर रोज़ 10 बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ का शिकार हुए, और ये वो रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि रिपोर्टेड है किसी पुलिस स्टेशन में, किसी इदारे में, किसी एनजीओ में। ये रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जबकि दूसरे इससे दीगर भी मामलात मौजूद होंगे जो कि शायद किसी ने शेम की वजह से, किसी गिल्ट की वजह से या अपने ख़ानदानी रुतबे या वकार की वजह से शेयर नहीं की। नाजरीन, इस पे एक ये जो नासूर की तरह हमारी सोसाइटी में बढ़ता हुआ इवेंट और परेशानी बढ़ती जा रही है, रोज़ ब रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। इसके बारे में हमारे वालिदैन को हमारे साथ बच्चों के साथ क्या करना है और उन बच्चों के साथ हमें किस तरह से डील करना चाहिए ताकि वो अपने परेशानियाँ और अपने वालिदैन से रहनुमाई लेकर आगे ज़िंदगी को बेहतर गामज़न कर सकें। डॉक्टर हुमा हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होती हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, खुश आमदीद आपको कहते हैं शो में, और आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर हुमा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपकी नज़र से भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स गुजर रहे हैं, पिछले रोज़ भी इस तरह के इवेंट्स सुनने में आए कि सिर्फ अब्यूज़ ही नहीं किया गया, बच्चों के फिर जिस्म और भी काटे गए और उनकी लाशें कहीं और जगह से मिलती हैं। बच्चे पहले किडनैप होते हैं, फिर इस तरह का वाक़या सामने आता है, और जब उनका पोस्टमार्टम या कोई मेडिकल रिपोर्ट हासिल की जाती है तो ये चीज़ सामने आती है। इसकी क्या वजूहात हैं कि आजकल ये साइकोलॉजिकली इतना लोगों में स्ट्रेस है या प्रॉब्लम्स हैं, या क्या वजूहात हैं कि लोग इस रुझान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताएं। देखें, ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। अभी पिछले ही दिनों मेरी फेसबुक पे मेरी नज़रों से गुजरा था कि कसूर में शायद फिर कोई वाक़या हुआ है जिसमें 3-4 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करके उसके बाद उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उनके जिस्म के टुकड़े करके वो फेंक दिए गए। अब कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह करने का सोच नहीं सकता। आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने मेंटली सिक हैं, हमारी सोसाइटी कितनी मेंटली क्रिपल्ड हो चुकी है। अभी आपने बात की जहन ठीक सब ठीक, मैं इस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसलिए देती हूँ कि जहन का ठीक होना इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमारी सोसाइटी में हमारे बच्चे ही सेफ़ नहीं हैं। हम डरते हैं अगर वो कहीं बाहर जाते हैं कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स आए दिन इजाफा होता जा रहा है। आपने 2016 की बात की, 2016 के बाद से ये केसेस हर रोज़ के हिसाब से बढ़ रहे हैं। हर साल इनमें 10 to 15% इजाफा हो रहा है। अभी अगर देखा जाए तो पास्ट 6 मंथ्स में भी कोई देखा जाए तो डेली रिपोर्टेड केसेस हैं। वही बात, अभी तो जो रिपोर्ट नहीं हुए वो बहुत सारे केसेस हैं। 12 to 13 बच्चे रोज़ाना की बेसिस पे पाकिस्तान में अब्यूज़ हो रहे हैं। ये सेक्सुअल अब्यूज़ की बात हो रही है। फिजिकल जो कि रिपोर्टेड मौजूद है हमारे फिजिकल या वर्बल अब्यूज़ तो अलग चीज़ है। हम अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज़ पे। सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चे के लिए
इतना ट्रॉमेटिक इवेंट होता है कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हार्ट हो जाती है, वो उसकी स्कूल में, उसकी वर्क में परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, जितनी भी साइकेट्रिक डिजीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है। उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, जिस डिसऑर्डर का नाम लें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। और यही बच्चा जाके बाद में शायद कुछ इस तरह के काम भी कर सकता है, क्योंकि बचपन में उसको इतना बेदर्दी से उसे इतना ट्रॉमाटाइज़ किया गया, तो उसमें वो जज्बात ख़त्म हो जाते हैं रहम के, लोगों से एम्पैथी के, तो उसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी बन सकती है कि वो बड़ा होके अब्यूज़ कर सकता है दूसरे बच्चों को, जो उसके साथ बचपन में हुआ था वही इंसिडेंट रिपीट कर सकता है। तो ये इतना ट्रॉमेटिक है। डॉक्टर हुमा, सेक्सुअली अब्यूज़ की तरफ आपने रहनुमाई डाली और नज़र सानी की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वर्बल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ भी कोई इन्फ्लुएंस रखता है बच्चे पे? जैसे कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि घर में अक्सर ये चीज़ को इग्नोर किया जाता है और इसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता। उसका भी इफ़ेक्ट होता है, डेफिनेटली इफ़ेक्ट होता है। फिज़िकल अब्यूज़ का ज़्यादा होता है, वर्बल अब्यूज़ का भी होता है। बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चों का कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उस फिगर से जो उसको वर्बली या फिज़िकली अब्यूज़ कर रही है उससे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाएगा, वो कभी उस पर ट्रस्ट का फैक्टर मिसिंग हो जाएगा। जब पेरेंट्स पे ट्रस्ट का फैक्टर मिसिंग होता है तो वो बाकी दुनिया पे भी ट्रस्ट नहीं करता। मतलब पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती जितना सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। सही। अच्छा, ये जो अब्यूज़ अगर कोई बच्चा हो गया है और उसके साथ ऐसे वाक़या रोनमा हो गए, तो उस पर कितनी देर ये असर रहता है और आने वाली ज़िंदगी में उसके कितने मसाइल उसको दरपेश हो जाते हैं? मैंने अभी बात की कि वो बच्चा बहुत कम चांसेस है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आए। उसमें क्योंकि ये जो जितने भी रिपोर्टेड केसेस हैं ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हुए हैं। इसमें देखा गया है 60% लड़कियां इफ़ेक्ट होती हैं और 40% लड़के भी इफ़ेक्ट होते हैं। फिर इसमें वही बात कि अब्यूज़ के दौरान अगर कोई ट्रॉमा भी दिया गया है, कुछ जैसे जैनब का केस बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो देखा गया था कि जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसकी बॉडी पे सिगरेट के जले हुए निशान थे, मतलब ट्रॉमाटाइज भी किया गया। इसी तरह ड्यूरिंग अब्यूज़ अगर कोई फ़िज़िकल ट्रॉमा भी दिया गया है, फिर एक बंदे ने किया है या गैंग रेप हुआ है, ये सारे फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी उस इवेंट की खुद इटसेल्फ सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, लेकिन ये फैक्टर्स हो जाएं तो ट्रॉमा की जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इनकी मैंने आपको बताया कि इनकी ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस आती थी। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम होता है, वो ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है। अगर उस टाइम ऐसा इवेंट उनके साथ हो जाए तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है, उनकी पर्सनालिटी इम्पेयर्ड हो जाती है पूरी तरह से। वो कोई भी साइकेट्रिक डिजीज़ है उसके होने के चांसेस इन बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडिक्शन के भी ज़्यादा हो सकते हैं। एडिक्शन के भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इन बच्चों में बढ़ जाता है। ये बड़े होके इनकी पर्सनालिटी थोड़ी इफ़ेक्टेड ही रहती है, ये स्ट्रेस को कोप करने की एबिलिटी इनकी कम हो जाती है। मतलब ये इफ़ेक्टेड बच्चे होते हैं जिनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर उमा, अगर कोई बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ का शिकार हुआ है और हमें पता नहीं है, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या वार्निंग साइंस हमारे पास होंगे कि अगर कोई हो चुका है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या या ऐसे उसको सिम्टम्स बच्चे को महसूस हो रहे हैं या उसके साथ कुछ हल्का फुल्का उसके बॉडी पार्ट को टच किया जा रहा है या उसको डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन में क्रिएट किया जाए, तो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस है जिससे हम एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली मेम्बर हम जान सकेंगे कि वो बच्चा अब अब्यूज़ का शिकार हो रहा है या होने वाला है? एग्जैक्टली, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आमिर। अनफॉर्चुनेटली जो सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं वो 90% रिलेटिव्स में ही होते हैं, वो जानने वाले लोग होते हैं। सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंजर्स होते हैं। सही। क्योंकि जानने वालों के हाथों बच्चे को काबू करना ज़्यादा इजी होता है, बच्चे उसकी बात सुन लेते हैं, बच्चे उसके साथ आ सकते हैं। फिर ये लोग प्रेशराइज करते हैं, जब
अब्यूज़ का एक्ट कर दिया तो उसके बाद ये बच्चे को डराते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को ये कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे। मतलब कुछ इस तरह थ्रेटन करते हैं कि वो बच्चा जो कि अभी बहुत नाजुक सा बच्चा होता है, जिसको इतनी समझ बूझ नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो नहीं शेयर करता। लेकिन उसका बिहेवियर में कुछ ऐसी चेंजेस डेफिनेटली आते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वो अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है और वो पेरेंट्स ही लगा सकते हैं। मदर ज़्यादा क्लोज होती है बच्चों के तो वो कुछ बिहेवियरल चेंजेस होती हैं जिसके बायस ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसमें सबसे पहले तो अगर बच्चा गैर ज़रूरी तौर पे गुस्सा करना शुरू कर दे, चीज़ें तोड़ना शुरू कर दे, बात बात पे गुस्सा करना शुरू कर दे, तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर आना शुरू हो गया है। कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर आए जो कि पहले उसके बिहेवियर का पार्ट नहीं था, अचानक से उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, छोटे बहन भाइयों को मारना शुरू कर दिया है, पेरेंट्स से लड़ाई करनी शुरू कर दी है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ये एक रेड अलर्ट है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बच्चा किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, बच्चा खुद ही से रिएक्ट नहीं कर रहा, या फिर वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाए टुवर्ड्स पेरेंट्स। पहले अगर वो इंडिपेंडेंस हो जाता था तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मदर के साथ ऑपरेट, फियरफुल हो जाए, मैंने अपनी मदर के साथ ही सोना है, या कहीं बाहर जाने से घबराना शुरू कर देना। पहले इंडिपेंडेंट चला जाता था, इंडिपेंडेंट खेल लेता था, अब वो पेरेंट के साथ जुड़ के बैठा हुआ है कि मैंने पेरेंट्स के साथ से अलहदा नहीं होना। सही। तो क्लिंगी बिहेवियर हो, या फिर चाइल्ड लाइक बिहेवियर आ जाए, जैसे 8-10 साल का बच्चा जो कि बड़ा हो चुका है वो बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर दे, बच्चों की तरह रोना शुरू कर दे, बच्चों की तरह जिद करना शुरू कर दे, तो इस पे भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर वो टॉयलेट ट्रेंड बच्चा है, नॉर्मली 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है, वो बता देता है उसे कब यूरिन पास करना है, कब स्टूल पास करना है, वो इस चीज़ में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स में कुछ चेंज आ जाए, यानी 5 साल का बच्चा अपना यूरिन अपने ट्राउजर्स में पास करना शुरू कर दे या स्टूल पास करना शुरू कर दे, तो इस पे उस बच्चे को मज़ीद पूछने की बजाय कि तुमने ये क्या किया, उसके पीछे रीजंस टेक आउट करनी चाहिए कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया। बच्चे का बिहेवियर कुछ ना कुछ बता रहा है और बच्चे की ऐसे साइंस को उसको मज़ीद उसको स्नब नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे साइंस को इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए। ये आपको, ये रेड अलर्ट्स हैं, ये आपको कुछ बता रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आप उसको डिग आउट करें। बच्चा शायद आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बच्चा किसी डर में है, वो आपको बता नहीं पा रहा, आपको फाइंड आउट करना है। फिर बच्चा रात के टाइम बेड वेटिंग नहीं करता था, अचानक से उसने बेड वेटिंग शुरू कर दी है, कुछ इस तरह की ट्रेड्स, नेल बाइटिंग शुरू कर दी है, कुछ इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ जो कि पहले नहीं थी, जो अचानक से आई हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई रीज़न ढूंढनी चाहिए, ना कि उसको डांटना, मारना मज़ीद या स्नैप करना, ये नहीं करना, उसकी रीज़न ढूंढनी है। बच्चे का बिहेवियर कुछ शो कर रहा है, इन चीज़ों का आपने लाइट नहीं लेना। ठीक है। उसके कोई मूड स्विंग्स आना शुरू हो गए हैं, वो बात बात पे लड़ना झगड़ना शुरू हो गया है, तो ये चीज़ें लाइट नहीं लेनी, ये चीज़ें रेड अलर्ट्स हैं। ये आपको बता रही हैं कि या तो वो एब्यूज़ हो रहा है या वो एब्यूज़ हो सकता है, कोई इनअप्रोप्रिएटली उसको टच कर रहा है। अच्छा, स्पेसिफिकली एक और चीज़, जब बच्चे किसी जगह जाने से घबराएं या फिर किसी स्पेसिफिक बंदे के पास जाने से घबराएं, तो उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि उसके पास जाओ, वो तो तुम्हारे अंकल हैं, वो तो तुम्हारे ये हैं वो हैं। पेरेंट्स कहीं समझ रहे होते हैं कि बच्चा हेजिटेट कर रहा है, वैसे ये घुल मिलना नहीं चाहता, सोशलाइजेशन बंदे से अगर वो कर रहा है, वैसे वो घुलता मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे से डर रहा है, तो बच्चे को लाइट ना लें, बच्चे को फोर्स ना करें कि वो उसके पास जाए। इसी तरह कुछ बच्चे स्कूल से बागी होना शुरू हो जाते हैं, वो स्कूल जाने से डरते हैं और स्कूल में कुछ इस तरह के, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, वो बुली हो रहे होते हैं। बच्चे का बिहेवियर आपको कुछ ना कुछ बता रहा होता है, उसको लाइट नहीं कंसिडर करना चाहिए, आपको प्रॉपरली हर चीज़ डिग आउट करनी चाहिए ताकि आप आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को बचा सके। कोई इस तरह का अगर इनअप्रोप्रिएट ट्रॉमेटिक इवेंट होना है तो शायद आपकी इस तरह की अप्रोच से वो बच जाए बच्चा। बिल्कुल। ठीक है, आपकी हेल्प से वो शायद आपकी हेल्प से बच जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा हो गया तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचता। एक दफ़ा बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाए तो बच्चा तो तबाह हो गया। आपने ये वार्निंग साइंस लाजमी देखने हैं ताकि आप अपने बच्चे को बचा सके, क्योंकि एज ए पेरेंट ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बच्चे को इस दुनिया में लाएं, बच्चे की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे को आप ही बचा सकते हैं। तो बच्चे के अगर इस तरह के बिहेवियर्स आ रहे हैं तो आपने डेफिनेटली उनको देखना है कि उसकी वजह क्या है। डॉक्टर उमा, एक छोटा सा सवाल है, आपकी बात से
आपने कहा कि अगर स्कूल में जाने से वो हेजिटेट कर रहा है या इस तरह कर रहा है तो फिर क्या स्कूल से हटवा लें उसको? नहीं, बाहर जाने, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ स्कूल से आपसे। हेजिटेट करे, आपने वजह ढूंढनी है, आपने टीचर्स से मिलना है, आपने बातों ही बातों में उससे वजह पूछनी है। समटाइम बच्चों का वैसे ही जाने को दिल नहीं कर रहा होता, घर में अच्छा माहौल मिल रहा है, वो पढ़ना नहीं चाह रहे, वो अलग चीज़ है। अगर वो बुली हो रहे हैं या टीचर भी समटाइम, अभी एक केस आया था जिसमें बच्चे को फिजिकली अब्यूज़ किया गया और उसको डेथ उसको मारा गया। हाँ जी, सर तो फट गया उसका। सर फट गया। अगर कोई मार रहा है टीचर या फिर कुछ वर्बली अब्यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसे क्रिटिकल कमेंट्स पास कर रहा है, तो आपने देखना है वो बच्चा ना, जब आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, 3-4 साल का बच्चा आपको बता देता है कुछ ना कुछ, आपको कम्युनिकेशन बस उससे उगलवाना है। फिर बच्चे की टीचर से मिलना है, बच्चे के फ्रेंड से मिलना है, ताकि आपको क्लूज़ पता चलें। और अगर वाकई कोई टीचर इस तरह कर रहा है तो फिर या तो आप टीचर चेंज करें, क्लास चेंज करें, या उसका स्कूल चेंज करें। स्कूल से हटवाना नहीं, मतलब उसकी रेमेडीज फिर आपने ढूंढनी कि क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये दाद रस्सियाँ तो हम ढूंढ लेंगे उनकी, जो आपने रेमेडीज़ कहा। एक अगर कम्युनिकेशन ही गैप मौजूद है बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान, तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाए? वो नहीं होना चाहिए। देखें, एज ए पेरेंट मैंने हैंडल कैसे किया जाए? एक है अब वो कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, सही, वो दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है, इस गैप को फिल किया जा सकता है। आप कभी भी अपने बच्चे के क्लोज हो सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू बी गुड अगेन। सही, आप कभी भी दोबारा सही कर सकते हैं। पेरेंट्स की तरफ से भी स्टेप इन किया जा सकता है, बात करना, कोई उनकी बातें मान के कुछ काम दोनों तरफ से हो सकता है। लाइक अभी तो हम बात करें स्पेसिफिकली बच्चों के जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है। उनके केस में अगर कम्युनिकेशन गैप है, मदर ओवरली बिजी है, बाप अपने काम में बिजी है, टाइम नहीं है, आपको टाइम देना चाहिए। बच्चे आपके ही हैं, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया तो बच्चे आपके ही हैं, ठीक है। फिर ये जॉब वगैरह तो पीछे रह ये सेकेंडरी चीज़ें। आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बनानी चाहिए। आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी हैं, ठीक है, वो निगलेक्ट नहीं होने चाहिए। आप कुछ ऐसे इकदाम तो कर सकते हैं जहां उनको सेफ रखा जा सके। मतलब अभी जैसे डे केयर की बात हो रही थी, डे केयर का भी एक बहुत ज़्यादा इंसिडेंट रोटेट कर रहा था फेसबुक पे कि बच्चे को जूते से, वो 2 साल का बच्चा, उसको फेस पे हिट किया जा रहा था। अब अगर आप किसी, ठीक है, जॉब करना आपकी ज़रूरत है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, लेकिन किसी ऐसे डे केयर में जमा कराएं, बच्चे को एडमिट कराएं जहाँ पे कैमराज हो, सर्विलेंस कैमराज हो, आप खुद मॉनिटर कर सकें, आप खुद मॉनिटर कर सकें। तो घर में अगर बच्चों को मेड के पास छोड़ना है 24 आवर्स, आप सर्विलेंस कैमरास तो लगा सकते हैं ना। इतनी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपकी नज़र में तो हो ना बच्चा। अगर आपने मेड के पास छोड़ना है या किसी डे केयर पे छोड़ना है इतने छोटे बच्चे को, तो वो आपकी नज़र में होना चाहिए। सही। आप किसी भी टाइम उस डे केयर में पहले जाके बात करें कि मैं किसी भी टाइम बगैर बताए आ सकती हूँ डे केयर में, मुझे पहले अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, ताकि आप आते जाते टी ब्रेक के लिए निकले, ज़रा जाते वो देख लिया बच्चा ठीक है। मतलब इस तरह की आपको आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कैमराज लाजमी होने चाहिए वहाँ पे। आप डिमांड कर सकते हैं, मैनेजमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि कैमराज होने चाहिए। बच्चे छोटे हैं, बल्कि अच्छे डे केयर्स में मौजूद होते हैं, अच्छे डे केयर्स में मौजूद होते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप देखिए, अगर आपने करना हो तो तरीके 1000 मिल जाते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है कि आप इन कांटेक्ट बच्चे के साथ इन कांटेक्ट रहें, बच्चे के बिहेवियर्स पे नज़र रखें, बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए, अटैचमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकें। अगर आप बच्चे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे तो फिर तो आपको ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी ना, उसके बिहेवियरल इश्यूज ही नज़र नहीं आएंगे आपको। ठीक। डॉक्टर हुमा, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और नाजरीन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि कैसे हम हेल्प करेंगे और कैसे इस मामले को हम आहिस्ता आहिस्ता अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत ख़त्म कर सकते हैं या इसको कम से कम कर सकते हैं, और क्या इसकी रहनुमाई डॉक्टर हुमा में देंगी। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से लौट के आते हैं आपसे। हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है। किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन
उनके तौर अतबार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए। तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है, जो तो नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों के साथ जो हो रहा है आजकल और उससे कैसे हैंडल किया जाए और क्या क्या उसके इक़दाम हैं। अभी डॉक्टर हुमा आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे के, पहले तो आपने बताया कि पेरेंट्स ने क्या किरदार अदा करना है और बच्चे को कैसे हैंडल करना होगा और फिर माशरे का क्या रोल है उसमें। अगर एक बच्चे के साथ हो रहा है तो बच्चे को क्या इक़दाम करें, लाइक हाउ टू स्टॉप, बच्चा कैसे अपने तौर पे कुछ सीख ले, कुछ ऐसी चीज़ें सीख ले कि इधर से हमारी रहनुमाई के ज़रिए पेरेंट्स ये बातें सीख के अपने बच्चे को सिखा सकें, कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसे गाइडलाइन, ताकि बच्चा अगर ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ बढ़ रहा हो तो वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके। क्या इक़दाम? इसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों को बतानी चाहिए, और ये इसी तरह बतानी चाहिए जैसे तस्बीह आप बताते हैं, जैसे उसे कलमा सिखाते हैं ना, क्योंकि आजकल का मुआशरा बच्चों के लिए इतना अनसेफ हो चुका है कि ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने रोज़ाना रात में ये 8-10 चीज़ें बच्चों को बता के सुलाना है ताकि ये उनके जहन में रच बस जाएँ। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये कि बच्चों को आपने ये बताना है कि उनके जो बहन भाई हैं वो उनके सगे बहन भाई ही उनके बहन भाई हैं, इसके अलावा कोई उनका बहन भाई नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो जो बड़े कज़न्स होते हैं वो भी भाई कह के मैं बड़ा भाई हूँ, सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट हरकतें कर जाते हैं बच्चों के साथ। तो जो आपके बहन भाई हैं वो आपके सगे बहन भाई हैं, इसके अलावा आपका कोई बहन भाई नहीं है। ठीक है। फिर 7 साल के बच्चे को आपने, जब बच्चा आपका 7 साल का हो जाए तो आपने उसको ये बताना है कि तुमने किसी के सामने अपने कपड़े चेंज नहीं करने और किसी के सामने तुमने नहाना नहीं है। सही। 7 साल के बच्चा, 7 साल या 7 साल से ऊपर का बच्चा, किसी के सामने आपने उसको ये बात बतानी है कि ना तुमने कपड़े चेंज करने, किसी रिश्तेदार के सामने, खाला, चाचू, मामू, दादा, दादी, सब रिश्तेदार इसमें इंक्लूडेड हैं। और आप इस चीज़ से निकल आएँ कि आपके सगे रिश्तेदार नहीं कर सकते। 90% सगे रिश्तेदार ही कर रहे हैं अब्यूज़। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ें बच्चों को बतानी हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हम उस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे 12-13 बच्चे रोज़ के अब्यूज़ हो रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को बचाना है। ठीक है। फिर 7 साल के बाद 7 साल का बच्चा गुड टच और बैड टच को समझ सकता है। बच्चे को आइडिया हो जाता है, गुड टच बैड टच, बच्चे को आइडिया हो जाता है कौन उसको प्यार की नीयत से हाथ लगा रहा है और कौन उसको किसी और नीयत से हाथ लगा रहा है, इनअप्रोप्रिएट वे में। बच्चे को आपने बताना है कि ये तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, यहाँ पे तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं टच कर सकता, और अगर कोई टच करता है तुमने चीख मारनी है, तुमने भाग के अपने वालिदैन के पास आना है या कोई बहन भाई के पास आना है, तुमने उस जगह पे नहीं रहना। क्योंकि जो अब्यूज़ कर रहा होता है ना वो बड़ा डरपोक होता है, वो तो हर एक से डर रहा होता है। वो बच्चों को शिकार ही इसलिए बनाता है कि बच्चे
इजी शिकार होते हैं। बच्चे आगे से मुज़ाहमत नहीं करेंगे, जितना एक बड़ा मुज़ाहमत कर सकता है बच्चा उस तरह मुज़ाहमत नहीं कर सकता। बच्चे को बहलाना फुसलाना ज़्यादा आसान होता है। बच्चे को चॉकलेट टॉफ़ी दी, साइड पे ले गए, तो आपने बताना है कि अगर कोई आपको इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है तो आपने उसी टाइम चीखें मारनी है, क्योंकि आप उसको मार तो सकते नहीं, बच्चा छोटा है। आपने चीख मारनी है और आपने भाग के वहाँ से अपने पेरेंट्स के पास आना है या बहन भाई के पास, और पेरेंट्स को बताना है आपने। सही। या आपने रोज़ाना उसको तस्बीह की तरह बताना है बच्चे को, ठीक है? ठीक है। फिर आपने बच्चे को ये बताना है कि किसी भी अजनबी से आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, कोई गिफ्ट। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये तो किडनैपिंग में भी इस चीज़ का, ये तो किडनैपिंग में भी यूज़ हो सकती है। किसी भी अजनबी से, स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है? फिर दूसरी बात, अक्सर हमारी एलीट क्लास में बच्चे मेट्स के हवाले होते हैं, सारा देने लेने ड्राइवर्स जा रहे हैं अकेले, फिर गेट कीपर्स होते हैं। तो मेट्स, ड्राइवर्स, गेट कीपर्स, इनसे भी कोई गिफ्ट नहीं लेना। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कोई गिफ्ट देने की, ठीक है? इनसे भी कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है? ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि घर के मुलाजमों से भी कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी, ठीक है? फिर आपने बच्चे को ये बताना है, जब वो कारी साहब के पास पढ़ रहा हो या फिर किसी ट्यूटर के पास पढ़ रहा हो, तो आपने लाजमी साथ बैठना है। या और ऐसी अगर जगह पे हाँ, हो, बैठे हो जाके सबकी नजर में, जहाँ पे टीवी लॉन्च हो, या फिर अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैमरा हो, सर्विलेंस कैमरा हो, ठीक है? बच्चा आपकी नजर में होना चाहिए। कैमरे वाली आपने भाई, क्या ज्यादा बच्चा प्रेशराइज नहीं हो जाए कि हर जगह मुझे मॉनिटर किया जा रहा है? नहीं, बच्चे को ये बताना है किस वजह से मॉनिटर किया जा रहा है, कि आप वो टीचर आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि इतना कॉमन हो चुका है। आप बच्चों से छुपाना नहीं है, बच्चों को बताना है। यही तो बात, बच्चों को इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आप बच्चों को बचा सकें, ठीक है? फिर बच्चा जो आजकल मैं ये देख रही थी कि गूगल आप करें, साइट पे अजीबोगरीब चीज़ें खुल जाती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, यूट्यूब पे अजीबोगरीब साथ में चीज़ें खुल जाती है। तो आप जो बच्चा आपका देख रहा है, आप टीवी पे, यूट्यूब पे, आपके फ़ोन पे, तो वो आपकी नज़र में होना चाहिए। कोशिश करें कि फ़ोन ना दें, 12 साल से पहले उसको फ़ोन इंडिविजुअल ना दिया जाए। उससे पहले वो टीवी पे देखे, कंप्यूटर पे देखे, सबके सामने, लैपटॉप पे देखे, जो आपकी नज़र में भी, और इस जगह पे बैठ के देखे जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली उसको देख सकते हो, ठीक है? उसके हाथ में नहीं थमा देनी, क्योंकि बच्चा कुछ भी देख सकता है और फिर अजीबोगरीब चीज़ें देखने से वो इमेच्योर है, अजीबोगरीब चीज़ें पिक कर सकता है। तो वो लाजमी बात है कि आप सुपरवाइज़ करें कि बच्चा आपका टीवी पे, कंप्यूटर पे क्या देख कर रहा है और क्या देख रहा है, ठीक है? और एक चीज़ जिससे स्ट्रिक्टली उसको मना करना है, किसी भी मेल रिलेटिव, वो चाचा, मामा, ताया, दादा, कुछ भी हो सकता है, उसकी गोद में या बहुत करीब नहीं बैठना। सही। अक्सर ही ये होता है मिस, ये 7-8 साल मना करना है। अब देखिए, हमारे पास चॉइस नहीं है ना, हमने अपने बच्चों को बचाना है, ठीक है? या तो एक चॉइस है, या तो बच्चा बचाना है या बच्चा खराब करना है। हाँ, एग्जैक्टली। अब हमें नहीं पता कौन सा रिश्तेदार किस नीयत से पकड़ रहा है ना। हम तो इन रिश्तों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं वो यही रिश्तेदार ही बच्चों को अब्यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब हमारे पास हमें इन रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हमें अपने बच्चे हैं, ठीक है? तो गोद में नहीं, मेल रिश्तेदार गोद में नहीं बैठना, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जोड़ के नहीं बैठना। 7-8 साल के जब हो जाएं, बच्चा और बच्चियाँ और बच्चे दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वली अब्यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने बच्चों के जहन में इम्प्रिंट करनी है, रोज़ाना रात को बतानी है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें आपने उनके जहनों में नक्श कर देनी है ताकि वो अपने आप को बचा सकें। अगर कोई पोटेंशियल अब्यूज़ का शिकार होने वाला है तो वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि वो आपको कन्वे कर सके। फिर आपको अपने बच्चों के साथ इतने ओपन माइंडेड होना है कि आप ये चीज़ डिस्कस कर सकें, बच्चे आपसे कम्युनिकेट कर सकें कि वो मेरे साथ ये कर रहा है या मुझे बुरा लगा, और आप उस पर एक्शन भी लें, ताकि बच्चे को नज़र आए कि मैंने ये बताया था, मेरे पेरेंट ने आगे से एक्शन लिया है, ताकि बच्चे को एक रिवॉर्ड टाइप रिसीव हो के उसके कॉन्फिडेंस आए उसमें। वो आइंदा वो आपसे और मज़ीद चीज़ें भी शेयर कर सकता है। अगर आप उसको ही शटअप कॉल देंगे कि नहीं तुम्हारा गलत, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारे चाचा हैं, वो तो तुम्हारे मामू हैं, वो तो तुम्हारे ताया हैं, मतलब शर्म आती है इस तरह के रिश्तों के नाम लेते हुए। लेकिन क्या करें, अलमिया ये है कि यही लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। सही। मेरे पास डेली इस तरह के केसेस आते हैं, यही लोग अब्यूज़ करते हैं। लोग
शर्म के मारे किसी कर्टिसी में बाहर ना जाए बात छुपाते हैं, दबाते हैं। नहीं दबानी चाहिए, नहीं छुपानी चाहिए। बच्चा आपका इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी पूरी पर्सनालिटी इफ़ेक्ट हो रही है, वो उस आपका एक आगे चलने वाला पूरा ख़ानदान इफ़ेक्ट हो रहा है। पूरा ख़ानदान इफ़ेक्ट हो रहा है। एक साइकेट्रिक पेशेंट जो बनता है ना, वो पूरा ख़ानदान तबाह करता है, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट जैसे बच्चे के साथ अब्यूज़ हो, बड़ा होके पता नहीं क्या क्या करेगा। वो बड़ा होके, मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है यही बच्चा लोगों के बच्चे अब्यूज़ करें, यही बच्चा फिर बड़ा होके, क्योंकि उसके साथ बचपन में ऐसा हुआ है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो दुनिया से इंतकाम लेना चाहता है, उसके अंदर तो ये गम, गुस्सा, रंज सब कुछ जमा हुआ है। तो ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना है ताकि हम इस चीज़ को बचा सकें। बाकी वो तो ये जो लोग करते हैं, ये इट्स अ क्रिमिनल एक्ट और इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लॉज बनने चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही थी कि इनको हैंग करना चाहिए, इन लोगों को, जो तंजीम तरमीम पास भी होगी मेरे ख्याल से। अब पता नहीं पास हुई है, लॉ बना है कि नहीं अभी तक, हैंग टू द डेथ, लेकिन केसेस पता नहीं अभी तक सामने आई जा रहे हैं। हमारा देखिए रूल ऑफ मिस लॉ, उसमें ये भी तो है ना कि क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, केसेस तो आ रहे हैं, बट देखिए क्रिमिनल पकड़े जाना मुश्किल नहीं है। फिर हमारा पुलिस, देखिए जिसने किया है उसके साथ कोई सेक्सुअली अब्यूज़ किया है तो आप पोस्टमार्टम में इजीली पता लगा सकते हैं, डीएनए टेस्ट हो जाते हैं, डीएनए से पता चल जाता है। बहुत सारी कहीं ना कहीं तो मिस कुछ ना कुछ लैग कर रहा है, तो हम क्या अभी इधर बैठ के पंडोरा बॉक्स खोलें। वो बातें, वही बात कि वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि हम अपने बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं। सही। वो क्रिमिनल्स को पकड़ना, इनको हैंग करना, वो तो चलें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि इनको पकड़ा जाए और इनको हैंग किया जाए ताकि लोगों को नज़र आए कि कुछ और है। डॉक्टर उमा, इसमें एक बात ये भी है कि अगर जब इस तरह का मामला हुआ और सब कुछ पता लग गया तो बाद में जब यही पता लगता है कि जैसे आपने 3-4 दफ़ा जिक्र किया और रिलेट करता हूँ मैं आपकी बात से कि अपने ही गिरदोनवा में, अपने ही रिश्तेदारों में से, अपने ही चाचा मामू में से कोई मौजूद होता है तो फिर शायद ख़ानदान में उस बात को दबा दिया जाता है कि इस बंदे की अब इज़्ज़त क्या रहेगी, या उसको ख़ानदान के किसी बड़े बंदे या आपस में बैठ के सुलझाने की कोशिश की जाती है रेदर देन के उसे कोर्ट कचहरी या पुलिस में लेकर जाया जाए। तो ये भी तो एक अलमिया मौजूद है वाकई। अब वही बात कि हमें अपने बच्चों को बचाना है, फिर हमें ये स्टेप्स लेने हैं, फिर हमें बहुत सख्त होना है, अपनी अप्रोचेस में बहुत सख्त होना है। हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी भी रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर हमारे पास चॉइस नहीं रहती ना कि हम ट्रस्ट करके अगर ख़राब हो रहे हैं, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट नहीं करना। डॉक्टर हुमा, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की और बहुत अच्छी रहनुमाई दी। नाजरीन, इसी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि डॉक्टर हुमा ने 1 से 2 दफ़ा रिपीट की और मुझे भी अभी समझ आ गई, या तो आपने अपने बच्चे बचाने या अपने रिश्ते बचा लें। ऑप्शन आपके हाथ में है और आपने डिसाइड करना है कि आपने आगे चल के अपने बच्चे का जो आने वाला ख़ानदान और आने वाली लाइफ होगी उसको बेहतर करना है, या ये जो रिश्ते मौजूद हैं जो कि गलत रिश्ते हैं, बाकी रिश्तों को नहीं कह रहे, जो अच्छे हैं, जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके साथ ज़रूर रहें, लेकिन अगर कोई इस तरह के मामले में इन्वॉल्व होता है तो शायद आपकी एक आवाज़ से बाकी लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। इसके साथ ही आज इजाज़त चाहेंगे आपसे और नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर नया शो लेकर, नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।